अच्छा भाई, आज हम लोग अक्टूबर नवंबर 2022 वेरिएंट पेपर 2 वेरिएंट 2 पूरा सॉल्व करेंगे। ट्राई करेंगे जितने हो सकते हैं क्वेश्चंस कर लें। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि ईच कंपाउंड में बी यूज्ड वंस मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। अब तक आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन तो सबसे पहला हमेशा एक आता ही है। कह रहा है विच कंपाउंड इज अ गैस व्हेन इज अ गैस विच डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो बेसिक गैस होती है वो पानी में डिसॉल्व होकर अल्कली बनाती है, और बेसिक गैस हमने सिर्फ एक ही पढ़ी हुई है, अमोनिया। ठीक है, क्योंकि अमोनिया को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो एक्वस अमोनिया बनाता है। तो एक्वस अमोनिया बेसिकली अल्कली बनाती है। एक्वस अमोनिया को हम यूं भी लिख सकते हैं, और इसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये अल्कली बनाता है, और ये भी याद रखना है इसके बारे में कि ये वीक अल्कली होता है। सही है, या तो आप एक्वस अमोनिया लिख दो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख दो, एक ही बात होती है। सही है। इसी तरह एक्वस अमोनिया वीक अल्कली है, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक अल्कली है। जब इसकी आयनाइजेशन दिखाते हैं हम, तो इसकी आयनाइजेशन में हम रिवर्सिबल का सिंबल बनाते हैं, अमोनियम आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन। सेकेंडली, इसके एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है पेपर 1 में, तो बहुत ज्यादा आता है वो, कि अगर आपने किसी एसिड के साथ, लेट्स से HCl के साथ अमोनिया को रिएक्ट करवाया है, तो अगर सिर्फ एक्वस अमोनिया लिखा हुआ है रिएक्टेंट साइड पे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिखा हुआ, दो तरह से आता है ये क्वेश्चन, कि अगर HCl के साथ आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है रिएक्टेंट साइड पे, तो प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, और सिर्फ अगर एक्वस अमोनिया लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट में क्या लिखोगे। तो हमें पता है कि सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, तो नीचे वाला क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। लेकिन अगर आपने रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ एक्वस अमोनिया लिखा हुआ है, तो आप प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ सॉल्ट लिखोगे, अमोनियम क्लोराइड, और फिर वाटर नहीं लिखते हो। तो ये दोनों इक्वेशन का मतलब एक ही है। एक MCQ 2-4 बार आया हुआ है, जिसमें उसने दो चार ऑप्शन में से दो इक्वेशन पूछी हुई है कि इसमें से गलत कौन सी है, तो ये दोनों तो सही है। तो दोनों लिखी हुई होती है। इसमें स्टूडेंट अक्सर समझते हैं कि वाटर नहीं लिखा हुआ है इसलिए इक्वेशन गलत है, लेकिन ये इक्वेशन भी सही है। एक्वस अमोनिया अगर HCl लिखा हुआ है और सिर्फ NH3 लिखा हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूरा नहीं लिखा हुआ, तो प्रोडक्ट साइड पे फिर आप सिर्फ सॉल्ट बनाओगे, वाटर नहीं बनाओगे। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्या समझ नहीं आया? देखो, मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि जो ये वाले अगर आप पार्ट कह रहे हो, तो अगर कहीं पे आप एक्वस अमोनिया लिखा हुआ देखो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ देखो, तो ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि पानी में एक्वस अमोनिया जो होती है ना, वो NH3 नहीं रहता, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो इसका क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास जब एसिड HCl व्हेन रिएक्ट्स विद अमोनिया, एक्वस अमोनिया, तो ये जो प्रोडक्ट में बनता है डेट इज अमोनियम क्लोराइड। और अगर आप फॉर एग्जांपल HCl को अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखोगे रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में अमोनियम क्लोराइड भी लिखोगे और साथ में वाटर भी लिखोगे, तो ये दोनों इक्वेशन सही हैं। अच्छा सुफियान, बाद में पूछ लेना, व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा। मोहित, रिकॉर्डिंग है, मिल जाएगी तुम्हें। अच्छा, आगे कह रहा है इज एन एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर। एनहाइड्रस सॉलिड विच इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर वाटर। देखो, टेस्ट फॉर वाटर ना एयर एंड एटमॉस्फेयर के हैंडआउट में है। वाटर को हम दो चीजों से टेस्ट कर सकते हैं, या तो हम कॉपर सल्फेट लेते हैं या कोबाल्ट क्लोराइड लेते हैं। अच्छा, कोबाल्ट क्लोराइड में जब वाटर डालते हैं ना, और कॉपर सल्फेट में जब वाटर डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट जो है ना वो ब्लू कलर का हो जाता है, और कोबाल्ट क्लोराइड में जब हम वाटर डालते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है। सही है। अब यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड तो नहीं है, टेस्ट फॉर वाटर आप किससे कर सकते हो, कॉपर टू सल्फेट दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या है, कॉपर टू सल्फेट, क्योंकि कॉपर टू सल्फेट के साथ जब वाटर अटैच्ड हो जाता है, या कॉपर टू सल्फेट को पानी में डालते हो, तो वो ब्लू कलर का सोल्यूशन देता है। वरना विदाउट वाटर जो कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन होता है, एनहाइड्रस जिसको कहते हैं, वो हमारे पास व्हाइट कलर का होता है। इसी तरह ये भी याद रखना कि एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वो व्हाइट कलर के होते हैं। लेकिन जब उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट। और हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। ये पेपर बेटा
नवंबर 2020 है, पेपर 2 वेरिएंट 2। अच्छा, फिर कह रहा है कैटाइंस आयन कंटेन आयन विद 3 पॉजिटिव चार्ज। तो 3 पॉजिटिव चार्ज वाला आयन आपने ढूंढना है, मतलब ग्रुप 3 का कोई कैटाइन हो, या फिर जैसे कॉपर 2 लिखा हुआ है तो 2 पॉजिटिव है, लेकिन और तो कोई ट्रांजिशन मेटल है नहीं यहाँ पे। तो ग्रुप 3 का ये सबसे ऊपर एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम आयन जो वो 3 पॉजिटिव का होगा, सल्फेट आयन है तो 4 2 लिखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। सिमिलरली इज अ सॉलिड यूज्ड इन फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन। तो फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन का हमारे पास अभी पीछे वाले पेपर्स में भी हमने डिस्कस किया है कि फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन का जो पर्पस होता है वो क्या पर्पस होता है, उससे हम जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, एसिडिक गैस, उसको रिमूव करवाना होता है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करवाने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक गैस है, तो एसिडिक गैस को रिमूव कराने के लिए आप किसी ऐसी चीज के साथ रिएक्ट कराओगे जिसके साथ एसिड रिएक्ट होता है। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें दी हुई हैं उसमें आपके पास अमोनिया भी है जो कि एसिड के साथ रिएक्ट हो सकती है, और हमारे पास साथ में कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि एसिड से रिएक्ट हो सकता है। अच्छा, क्योंकि मेटल कार्बोनेट्स भी तो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं ना, टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन में हम स्पेसिफिकली कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करवाते हैं। ये एयर एंड एटमॉस्फेयर के हैंडआउट में ये पूरी रिएक्शन लिखा हुआ है फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन के बारे में, तो मेक श्योर उसको एक बार रीड आउट कर लेना। तो फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन में हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव एसिडिक गैसेज, और जिसमें से स्पेसिफिकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करवा रहे होते हैं। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है ये भी साथ साथ लिखते जाओ ताकि आप जाके रिकॉल तो कर सको। ये हमारा एयर एंड एटमॉस्फेयर के चैप्टर में जो हैंडआउट दिया हुआ है उसमें देख लेना, उसमें ये रिएक्शन आपको मिल जाएगा फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन का। फिर कह रहा है कॉजेज यूट्रोफिकेशन। बेसिकली यूट्रोफिकेशन हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, व्हेन एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो फार्मर्स फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो फर्टिलाइजर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो अमोनियम सॉल्ट होते हैं, स्पेशली अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, इसी तरह अमोनियम सल्फेट हो गया। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं स्पेशली इनमें जो अमोनियम नाइट्रेट वाला होता है वो क्या होता है, जब आप इरिगेशन करता है फार्मर, तो इरिगेशन करने के बाद इसकी तरह और भी मतलब अमोनियम सॉल्ट होते हैं या नाइट्रेट सॉल्ट होते हैं, बेसिकली जिसमें नाइट्रोजन है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो ये होते हैं क्या है, ये नाइट्रेट सॉल्ट जो होते हैं जब वो एक्सेस फर्टिलाइजर जो होती हैं वो इरिगेशन की वजह से दे वॉशेस अवे टू नियर बाय लेक्स एंड रिवर्स। तो नियर बाय लेक्स एंड रिवर्स में जब वो फर्टिलाइजर पहुंचती है तो लेक्स का जो वाटर सरफेस है या रिवर्स का जो वाटर सरफेस है उस पर एल्गी ग्रो कर जाता है। एल्गी जो होता है वो एक प्लांट है, वो फोटोसिंथेसाइज करता है। जैसे फर्टिलाइजर फार्मर क्यों डाल रहा है, ताकि प्लांट्स अपना प्रोटीन बना सके नाइट्रोजन लेके। तो एल्गी जो है जब ये नाइट्रोजन एल्गी को मिलता है तो उनकी बहुत ज्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो सनलाइट है वो अंदर नहीं जा पाती। जो रिवर बेड या सी बेड के सी तो नहीं, खैर रिवर बेड और लेक बेड के अंदर जो प्लांट्स होते हैं सनलाइट उन तक नहीं पहुंचती तो वो डाई कर जाता है, क्योंकि सारा का सारा सनलाइट एल्गी एब्जॉर्ब कर लेता है ऊपर। जब वो अंदर वाले प्लांट्स डाई होते हैं तो वो डिकम्पोज होते हैं बाय बैक्टीरियल एक्शन। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरिया पानी के अंदर की ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है, पानी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है जिससे मरीन लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। ये जो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ये कौन से हैंडआउट में मिलेगा यूट्रोफिकेशन का आपको प्रोसेस, या आपको मिलेगा अमोनिया वाले हैंडआउट में, अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड वाले हैंडआउट में। ठीक है, अब देखो सल्फेट्स भी फर्टिलाइजर में यूज होते हैं, लेकिन जो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होती है ना, देखो नाइट्रोजन इसलिए प्लांट्स को चाहिए होता है जिसकी प्लांट उससे अपना प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो जब प्रोटीन बनता है तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो बेसिकली ऐसा आपने कंपाउंड लेना है जिसमें नाइट्रोजन हो, तो नाइट्रोजन हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट में है। सही है लतीफ। तो आप सल्फेट्स भी प्लांट्स में यूज होता है, कार्बोनेट फॉस्फेट्स भी होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट भी होता है। अब यहाँ पे तो कोई अमोनियम सॉल्ट दिया हुआ नहीं है जिसमें नाइट्रोजन हो, तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट दिया हुआ है, तो पोटेशियम नाइट्रेट भी यूज होता है क्योंकि कैटाइंस भी चाहिए होते हैं प्लांट्स को। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी होती है। चलें आगे। तो देखो भाई ये आप इतने पहले वाले क्वेश्चन में से इतने सारे चैप्टर्स को मिला के उसने
जो है वो सारी चीजें पूछी हुई है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स ध्यान में रखना। एक अमोनिया वाला चैप्टर हो गया, एयर एंड एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर हो गया, बाकी तो फिर आसान सी बात है। अच्छा, क्वेश्चन 2 हमने वैसे कल डिस्कस कर लिया था, दोबारा कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इस वजह से है कि अगर आप रियलाइज करो कि हमारे पास 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है आयनिक कंपाउंड, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका अगर आपसे जो आयनिक कंपाउंड जो है उसकी अगर आपसे बॉन्डिंग पूछी जाए तो बॉन्डिंग तो आयनिक बॉन्डिंग है। और अगर आपसे आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर। तो ये अलग अलग याद रखना, स्ट्रक्चर का नाम होता है जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग इसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है। अच्छा, होता क्या है, हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें होते हैं जाइंट आयोनिक लैटिस, मतलब बहुत सारे कैटाइन और एनाइन जो होते हैं वो अल्टरनेटिवली अरेंज हुए हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जाइंट आयोनिक लैटिस। अगर मैं लैटिस बना नहीं रहा हूँ पूरा, आप लोगों को पता है कि क्या होता है आगे। कैटाइन और एनाइन जो होते हैं वो अल्टरनेटिवली अरेंज्ड हुए हुए होते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे इनका चेंज ऑफ स्टेट करवाना है, चेंज ऑफ स्टेट का क्या मतलब है कि अगर मुझे आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करवाना है या बॉयल करवाना है, मतलब अगर इनकी मेल्टिंग करवानी है या बॉइलिंग करवानी है, तो दिस इज चेंज ऑफ स्टेट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? क्योंकि देखो अगर मुझे किसी भी चीज के सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लेके जाना है, तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स दे आर क्लोज टुगेदर, लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब स्लाइटली फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो मुझे इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर दूर करने के लिए इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करना है ना। और आयनिक कंपाउंड में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें पार्टिकल कौन सा है, कैटाइन और एनाइन, जैसे कि सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो इनको एक दूसरे से दूर दूर करने के लिए हमें आयनिक बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। डायरेक्टली आयनिक बॉन्ड ब्रेक करना है, और एक आयनिक बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, बहुत सारे आयनिक बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं, क्योंकि जैसा लार्ज नेटवर्क ऑफ कैटाइन और एनाइन ऑल्टरनेटिवली अरेंज। तो ऐसा नहीं है कि एक सोडियम आयन है तो वो एक ही क्लोराइड आयन के साथ अट्रैक्ट हुआ हुआ है, नहीं, वो लेफ्ट साइड पे भी हुआ हुआ है, वो राइट साइड पे भी हुआ हुआ है क्लोराइड आयन के साथ, वो उसके नीचे भी क्लोराइड आयन है, उसके ऊपर भी क्लोराइड आयन है, उसके आगे भी क्लोराइड आयन है, उसके पीछे भी क्लोराइड आयन है। तो देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ आयनिक बॉन्ड्स दैट नीड टू बी ब्रोकन in order to change the state of an ionic compound. जब large network of strong ionic bonds आपको तोड़ना है तो obviously you have to supply huge amount of energy, hence ionic compound have high melting point. इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जो है ना हम बॉन्डिंग वाले चैप्टर में सारे आंसर्स बना के हमने लिखे हुए हैं, तो मुझे कोई एक रिमाइंड करवा देना, अगर किसी के पास नहीं है तो मैं ग्रुप पे इसके आंसर जो है वो आपको भेज दूंगा। इसी तरह हमारे पास दूसरे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स का भी एग्जैक्ट सेम आंसर यही होता है, व्हाई मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेटल्स में जो बॉन्डिंग होती है वो तो मेटालिक है, और मेटल्स का जो स्ट्रक्चर है वो जाइंट मेटालिक स्ट्रक्चर है। जहां भी वर्ड जाइंट आ जाता है ना, इट मींस कि वो सब्सटेंस का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो दिस इज जाइंट मेटालिक स्ट्रक्चर। वही बात है कि बहुत सारे मेटल पॉजिटिव आयंस हैं सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स। तो इनको भी अलग अलग करने के लिए, मेटल पॉजिटिव आयंस को एक दूसरे से दूर दूर करने के लिए, वी हैव टू ब्रेक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स, हेंस huge amount of energy is required to do that. That's why metals also have high melting points. Similarly, तीसरी तरह के जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो होते हैं जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। इनके तो नाम में जाइंट लगा देते हैं, जाइंट कोवेलेंट। जाइंट कोवेलेंट में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो जाइंट होता है, जाइंट कोवेलेंट। जैसे इसमें हम लोग 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं जाइंट कोवेलेंट में, एक है डायमंड, एक है सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और फिर है ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट में देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर आपको डायमंड का स्ट्रक्चर याद हो, टेट्राहेड्रल शेप वाला, देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह ग्रेफाइट में भी देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स। सिमिलरली सिलिका में भी देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो जब लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो अगर मुझे इनको आपस में दूर दूर करना है, मतलब सिलिकॉन एटम या ऑक्सीजन एटम को या 2 कार्बन एटम को, तो वी हैव टू ब्रेक अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। जब लार्ज नेटवर्क आप बॉन्ड ब्रेक करते हो तो यू नीड टू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है।
जी बेटा, ये होमवर्क वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ना एक लास्ट स्ट्रक्चर है सिंपल कोवलेंट। सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जो नॉन मेटल्स में आपस में बॉन्डिंग हुई भी होती है, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन गैस हो गई Cl2, ऑक्सीजन गैस हो गई, ब्रोमीन गैस हो गई, वाटर हो गई। ठीक है, तो इनका ना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब सवाल यह है कि कोवलेंट और सिंपल कोवलेंट कोवलेंट बॉन्डिंग, ये बच्चे या तो ये समझते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग वीकर है एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग, इसलिए कोवलेंट मॉलिक्यूल का लो मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर वाकई में ऐसा होता तो फिर जाइंट कोवलेंट का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? तो देखो, कोवलेंट बॉन्ड वीक नहीं है, जितना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है उससे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। लेकिन जो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स है उनके मेल्टिंग पॉइंट इतने कम क्यों होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट इतने कम क्यों होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे क्यों गैसेज होती हैं? क्योंकि देखो, अगर वाटर की बात करें ना, तो वाटर जब आइस की फॉर्म में होता है ना, तो जब आप आइस को मेल्ट करवाते हो तो आप क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करते हो वाटर में? नहीं। आप क्या करते हो, दो वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर दूर करवा रहे होते हो। दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्सेस होती हैं जिनको हम कहते हैं वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या इसको आप लोग पढ़ते हो वेंडरवॉल फोर्सेस के नाम से। अब ये फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, उनको ब्रेक करने के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, बिकॉज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो सब में ही होती हैं, आयनिक में भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होती है? फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अगर मैं आयनिक बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ तो कैटाइन और एनाइन के बीच में जो फोर्सेस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मेटालिक बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ तो मेटल पॉजिटिव आयन और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्सेस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसी तरह अगर मैं जाइंट कोवलेंट की बात कर रहा हूँ तो जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो इटसेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से तो बन रहा है। देखो, दो बॉन्डेड एटम जब आपस में बॉन्ड करते हैं, तो क्लोरीन के दो एटम्स हैं, जब आपस में बॉन्ड करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं तो दोनों अपने शेयर्ड पेयर, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं। तो इनको अट्रैक्ट कौन कर रहा होता है? दोनों के न्यूक्लियस। जो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते हैं। लेफ्ट वाला क्लोरीन एटम चाहता है कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लूं, राइट वाला क्लोरीन एटम चाहता है कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लूं। उनके न्यूक्लियस चाहते हैं, उनके न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि उनमें प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगेन यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर और शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसी तरह जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज की ही वजह से जनरेट हो रही होती है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल में, वाटर के मॉलिक्यूल में आपको चार्जेस नहीं दिखेंगे बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आगे आपकी एएस की कहानी है कि चार्जेस कहाँ है। बस आपने अभी फिलहाल ये याद रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होती हैं लेकिन वो बहुत वीक होती हैं। और सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल को अगर आपने मेल्ट या बॉयल करवाना है तो यू जस्ट हैव टू ब्रेक द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बट यू डू नॉट हैव टू ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड. So in order to break these weak intermolecular forces, you need a very small amount of energy. Hence, they have low melting points and boiling points. सिंपल कोवलेंट में एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक नहीं करते। देखो, अगर आप आइस को लिक्विड वाटर बनाते हो तो आप कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक नहीं करते, क्योंकि अगर आइस को आप मेल्ट करके वाटर बना रहे हो और अगर आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक किए होते तो फिर वो वाटर थोड़ी बनता, वो तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन के अलग अलग हो जाता। ऐसा तो नहीं होता। आप उस पानी को दोबारा जमाओ, आइस बन जाएगी, आइस को दोबारा मेल्ट करो, वाटर बन जाएगा। मतलब वाटर मॉलिक्यूल अपनी जगह पर है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए। अगर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करने चले जाओ ना तो उनका मेल्टिंग पॉइंट है ना मेटल से भी ज्यादा, वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहलाएगा वो। देखो, हम हीट वहां तक करते हैं जब तक चेंज ऑफ स्टेट हो जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो गए, सॉलिड से, सॉलिड आइस से लिक्विड वाटर बन गया, तो हमारे लिए तो चेंज ऑफ स्टेट हो गया ना। अब तुम जबरदस्ती पकड़ के उसको हीट कराते जाओ तो वो बॉयल हो जाएगा। और फिर तुम स्टीम को भी जाने ना दो और हीट करवाते रहो तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, लेकिन उस वक्त तक तुम्हें टेम्परेचर जो है ना वो 1000-1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देना पड़ेगा। सही है अली, समझ आई बात? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज अ टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना इज बेसिकली अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल। जब इनको इंटरमोलिक्यूल कहते हैं, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स।
ठीक है भाई, तो इसके जो आंसर्स है ना कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, व्हाई मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, व्हाई जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, व्हाई सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनके आंसर्स बने बनाए हैं, वो मैं आपको क्लास के बाद शेयर कर देता हूँ, तो वो आपने ना रट्टा मार के रखना है। अब आपको समझ आ गई है अच्छी बात है, नहीं आई है तो आपने याद रखना है। अहमद बोलो क्या हुआ? सर क्या पढ़ा रहे हैं, ज़रा समझा देंगे? देखो हम लोग पेपर कर रहे हैं, पेपर में एक क्वेश्चन आया था तो उसको भी मैं डिस्कस कर रहा था, और पेपर में उसने क्या बोला हुआ है कि हमारे पास क्लोरीन है और सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है और ये जो क्लोरीन है ये सिंपल कोवलेंट है। तो इसने पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, दोनों के स्ट्रक्चर्स भी बताने हैं, बॉन्डिंग भी डिस्कस करनी है, व्हाई क्लोरीन हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड सोडियम क्लोराइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो क्लोरीन जो है ना, बेसिकली क्लोरीन इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर with weak intermolecular forces between the molecules। सही है। whereas sodium chloride has a giant ionic lattice with large network of ionic bonds, so huge amount of energy is required to break many ionic bonds than weak intermolecular forces between chlorine molecules। क्लियर जी? रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप पे आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। पुराने भी हैं सारे प्लेलिस्ट में, ये जो जितने भी हम करते जाएंगे ये सब उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे, आपके पास ग्रुप में लिंक भी आता जाएगा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं है, प्रोटॉन नंबर देखना है पीरियोडिक टेबल से, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा आगे कह रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इज कैरीड आउट यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है जी, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस की है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या हमने लिखी हुई है, इट इज अ डिकम्पोजिशन of electrolyte by passing इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। देखो जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, जैसे मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करोगे, आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड है NaCl लिक्विड फॉर्म में, इसमें आप 2 इलेक्ट्रोड डालोगे, एक इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हो, जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हो दिस इज नोन एज एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हो उसको हम कहते हैं कैथोड। एनोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसमें जो आइंस होंगे हमारे पास वो एक होगा सोडियम आइन और एक होगा क्लोराइड आइन। मोल्टेन है ना, वाटर तो है नहीं, एक्वस होता तो हम उसकी बात करते।
ठीक है लतीफ, दिस इज नॉट थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का वर्ड होता है ब्रेक डाउन। अब वो ब्रेक डाउन किस तरह से हो रहा है, थ्रू इलेक्ट्रिक करंट व इलेक्ट्रोलिसिस हम देखते हैं। ठीक है, उसमें तो पहले आपने ये पूछा हुआ है कि स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बोथ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। तो इसमें जो कैटाइन है पॉजिटिव आयन वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। और जो हमारा क्या कहते हैं नेगेटिव आयन है क्लोराइड आयन, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। सही है। अच्छा, इसके कैथोड और एनोड की इक्वेशन, कैथोड वो इलेक्ट्रोड होती है जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और इस पे जो प्रोसेस होता है वो रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म सोडियम इन एलिमेंटल फॉर्म। इसी तरह एनोड पे जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, जिस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पे कौन जाएगा, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl2। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 2 लिखा है आपने, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 क्लोराइड आयन करना पड़ेगा। तो एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 क्लोराइड आयन विल लूज टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो एनोड पे क्लोरीन गैस निकलेगी, येलोइश ग्रीन कलर की गैस निकलेगी। सही है। और कैथोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा। ठीक है, इसको हम क्लोरीन गैस को ग्रीन गैस भी कहते हैं, येलोइश ग्रीन भी कहते हैं, दिस इज ग्रीन, पेल ग्रीन भी कहते हैं इसको। अच्छा, और जब ये सोल्यूशन में क्लोरीन गैस बनेगी एनोड पे, तो ये इसके आसपास की जो एनोड का जो सोल्यूशन है ना वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ये भी लिख सकते हो। सही है। तो ये मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस है। अब इसमें देखो डिकम्पोजिशन क्या हुई है, डिकम्पोजिशन हुई है, जो सोडियम आइन है वो Na+1 आइन था, लेकिन वो +1 आइन तो नहीं रहा ना, वो सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। इसको हम कहते हैं कि जो स्टेट थी ना इलेक्ट्रोलाइट की, जिसमें दो, एक कैटाइन और एक एनाइन था, वो कैटाइन और एनाइन नहीं रहा, उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली है, मतलब वो आइन से एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। इसी तरह क्लोराइड आइन जो है वो क्लोरीन गैस बन गया, एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। तो क्योंकि स्टेट चेंज हो गई है, उसको हम ये कहते हैं कि भाई डिकम्पोजिशन हो गई है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। बट डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का वर्ड जरूर लिखना। नहीं, सोडियम देखो सिर्फ ग्रुप बन गया है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया हुआ होता है, इसलिए वो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। +1 है ना, +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इट कैन गेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, नॉट 2। देखो ये जो आप इक्वेशन लिख के दे रहे हो, तो इसको अगर आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो फिर आपकी इक्वेशन तो सही है, लेकिन हम तो इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है कि इसको सबको 3 से डिवाइड कर दो दोबारा, तो हमारी वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्यों लिखोगे 2 वाली आप, वो तो हम तब लिखते हैं इक्वेशन जब मुझे ओवरऑल सेल इक्वेशन बनानी होती है। अगर मैं इसकी ओवरऑल सेल इक्वेशन आपसे पूछूंगा, तो फिर आप कैथोड की इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे और एनोड की इक्वेशन के साथ ऐड करके ओवरऑल सेल इक्वेशन बनाओगे, तो तब जाके मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। वरना हाफ इक्वेशन लिखते वक्त इनिशियली आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। सोडियम आइन जो है वो +1 है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नेक्स्ट कह रहा है स्टेट वन ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी मेड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड व्हेन मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है, इसके ऊपर क्या होगा, क्लोरीन गैस निकलेगी। तो क्लोरीन गैस जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, तो मैंने बताया ना कि आप ग्रीन फ्यूम्स भी लिख सकते हो, और आप जो है वो सोल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा, वहां से ये भी लिख सकते हो। ग्रीन फ्यूम्स लिख दो, बबल्स ऑफ ग्रीन गैस लिख दो, सब कुछ चलेगा। गिव द फॉर्मूला ऑफ द 2 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द एक्वस सोडियम क्लोराइड। देखो अभी जो इलेक्ट्रोलिसिस बता रहा था वो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की बता रहा था, लेकिन जब हमारे पास एक्वस सोडियम क्लोराइड होगा, मतलब सोडियम क्लोराइड को जब पानी में डालोगे, तो इसमें सोडियम आइन भी होगा, क्लोराइड आइन भी होगा, लेकिन पानी की वजह से H पॉजिटिव आइन भी होगा और OH नेगेटिव आइन भी होगा। तो 2 नेगेटिव आइन कौन से होंगे, क्लोराइड आइन और हाइड्रोक्साइड आइन। पॉजिटिव नहीं लिखना था, इसमें तो नेगेटिव पूछे हुए ना, मैंने आपको बता दी कि ये 4 आइन होंगे।
ओ मतलब नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन होता है देखो, जब आप वाटर में किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालते हो ना, जैसे नमक को पानी में डालते हो ना, तो वाटर भी कुछ आयनाइज हो जाता है। वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होके H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बनाता है। तो वाटर में H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन होगा, और सोडियम क्लोराइड डाला है तो सोडियम के अपने आयन जो होंगे वो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन होगा। और फर्क क्या होता है मोल्टेन इलेक्ट्रोलिसिस में और लुबाबा बेटा? देखो ग्रीन फ्यूम्स क्या है, क्लोरीन गैस निकल रही है ना, तो क्लोरीन गैस का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, उसके ग्रीन फ्यूम्स मैंने लिखे हुए। आप ग्रीन गैस लिख दो, फ्यूम्स ना लिखो, ग्रीन गैस लिख दो। ग्रीन गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो ऑब्जर्वेशन पूछ रहे हैं ना, हमें तो पता है क्लोरीन निकल रही है, लेकिन दिखेगा क्या? ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? ग्रीन कलर के फ्यूम्स या आपको गैस निकलती हुई दिख रही है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं व्हेन एक्वस सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। देखो जब एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मोल्टेन और एक्वस में क्या फर्क होता है? हमारे पास जो एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैटाइन और एनाइन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब क्या है कहने का, एनोड कैथोड, तो वैसे ही है। आपने इस बार जो है वो सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्वस लिया है। एक्वस लिया है मतलब इसके अंदर जो आयन्स होंगे वो Na पॉजिटिव आयन भी होगा, क्लोराइड आयन भी होगा, पानी की वजह से H पॉजिटिव आयन भी होगा, नेगेटिव आयन भी होगा। अब जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है आपके पास, जो कैथोड है, उस पे दो तरह के पॉजिटिव आयन जाके पहुंचेंगे रिड्यूस होने के लिए, Na पॉजिटिव आयन भी और H पॉजिटिव आयन भी। लेकिन रिड्यूस कौन सा होगा? जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है। और रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे कौन होता है? वो हम ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हमने याद किया हुआ है, पोटेशियम सोडियम कल नसीमा वाला। ठीक है, तो कल नसीमा के मंगेतर अली, जैन, फाखिर, पप्पू, हैदर, जहेज में लाए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। तो हमारे पास लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज कौन है? हाइड्रोजन है एज कंपेयर टू सोडियम। तो इंस्टेड ऑफ सोडियम आइन बीइंग रिड्यूस्ड इन दिस केस, हाइड्रोजन आइन रिड्यूस्ड होंगे। अब हाइड्रोजन आइन जब रिड्यूस्ड होते हैं तो हाइड्रोजन की एलिमेंटल फॉर्म H2 गैस होती है। ठीक है, तो H पॉजिटिव आइन के साथ आप 2 लिखोगे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। अब 1 H पॉजिटिव आइन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 H पॉजिटिव आइन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन देखो समझ नहीं आएंगी तो आपको याद जरूर करनी है, सही है, क्योंकि कुछ गिनती की इक्वेशन है इलेक्ट्रोलिसिस में जो आपको याद रखनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा बनाना तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह एनोड पे अगर हम देखें तो एनोड पे अब क्या हो रहा होगा? एनोड पे भी दो तरह के आयन हैं, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अगर इसमें से आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, तो एनाइंस का अपना एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है, वो क्या है? सम नॉटी चिल्ड्रन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो सम नॉटी चिल्ड्रन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन मतलब सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसमें भी जो नीचे होगा वो ऑक्सीडाइज होता है, वो डिस्चार्ज होता है। अच्छा, जो सल्फेट और नाइट्रेट है, दे नेवर डिस्चार्जेस, ये तो कभी भी डिस्चार्ज नहीं होते। तो हाइड्रोक्साइड आयन और क्लोराइड आयन में से जो नीचे है वो हाइड्रोक्साइड आयन है, तो हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होगा, क्लोराइड नहीं होगा। लेकिन अगर उसने आपको ये कह दिया होता कि जो सोडियम क्लोराइड है वो कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड में फिर क्लोराइड आयन ऑक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड नहीं होता। ये फंगा सिर्फ क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड के साथ ही मिलेगा कि अगर वो ये आपसे कह दे कि NaCl जो है वो डाइल्यूट है या एक्वस है, तो इट मींस के हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। लेकिन अगर वो आपसे कह दे कि NaCl जो है वो कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl है, तो फिर क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोक्साइड नहीं होगा। अच्छा, क्लोराइड आयन जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसकी इक्वेशन तो हमने ऊपर भी देखी कि Cl2 बनेगा इन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी याद कर सकते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसकी इक्वेशन ना आपको याद रखनी पड़ेगी। 4 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होगा तो इट विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
बेटा मुझे जो इजी तरीका आता है वो कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाकिर पप्पू जहेज मिलाए कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ठीक है। इससे आसान और भी लोगों ने याद किया हुआ है, तो बहुत सारे तरीके हैं। देखो सोडियम लतीफ, अभी हम बात कर रहे हैं जो मेटल आयन पॉजिटिव आयन है उसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, जो वो इजिली लूज करता है तो गेन भी तो मुश्किल से करेगा ना। उसको जब गेन करवाने जाओगे तो वो तो बोलेगा मैं तो लूज करता हूँ, मैं नहीं गेन करूंगा, तो जबरदस्ती गेन करवाने पड़ेंगे। एज कम्पेयर टू एच पॉजिटिव आयन जो कि मुश्किल से लूज करता है तो गेन इजिली कर लेगा। केमिकली इनर्ट का मतलब है कि अनरिएक्टिव, यहाँ पे तो कहीं सही है। अहमद आपका सवाल क्या है? चलो बहरहाल यहाँ पे उसने मुझे ये सब पूछा हुआ नहीं था, हमने डिस्कस कर लिया। कह रहा है एक्वस सोडियम क्लोराइड। एक्वस मतलब अगर सिर्फ एक्वस लिखा हुआ है ना तो बाय डिफॉल्ट इट मींस के डाइल्यूट की बात कर रहा है, जब तक कि वो कंसंट्रेटेड का वर्ड यूज ना करे। तो एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय हाइड्रोजन एंड नॉट सोडियम इज प्रोड्यूस्ड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, तो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। एच पॉजिटिव आयन्स basically gains electrons more easily। अब यहाँ पे वो इंपेरिकल फॉर्मूला निकलवा रहा है। इंपेरिकल फॉर्मूला अगर पेपर्स कर रहे हो साथ मेरे तो तुमने देखा होगा कि हर पेपर में इंपेरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन जरूर आ रहा है। आई थिंक ये तो कर सकते हो। कार्बन का जो मास दिया हुआ है वो 14.4 दिया हुआ है, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करो। हाइड्रोजन का जो दिया हुआ है वो 0.6 दिया हुआ है, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करो। क्लोरीन जो दिया हुआ है वो 21.3 दिया हुआ है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, उससे डिवाइड करो। और फिर जो इनकी वैल्यूज आएंगी उसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है सबको उससे डिवाइड कर देना। तो ये आ रहा है 1.2, हाइड्रोजन आ रहा है 0.6 और क्लोरीन आएगा 21.3 डिवाइड बाई 35.5, यह आ रहा है 0.6। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इनमें वो आपकी क्या है? 0.6 है। तो सबको 0.6 से जब डिवाइड करोगे तो कार्बन की वैल्यू बन जाएगी 1.2 डिवाइडेड बाय 0.6, इट वुड बिकम 2। हाइड्रोजन और क्लोरीन बन जाएगा 1। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो C2HCl बन जाएगा। देखो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस अलग एक पूरी डायमेंशन है चैप्टर की। तो अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो अगेन व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, मैं लेक्चर भेज दूंगा रिकॉर्डेड। पूरा पढ़ना तो अभी पेपर के वक्त मतलब इस पेपर करने के दौरान इलेक्ट्रोलिसिस पूरा पढ़ना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक लेक्चर भेज दूंगा जहाँ पे आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। अच्छा ये कर लोगे आगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। तो हम जो है मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, n की वैल्यू निकालते हैं जो कि फ्रैक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास तो हमें गिवन है विच इज 181.5। एम्पेरिकल मास में एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकालूंगा और वैसे ही निकालूंगा जैसे कि मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, पर फर्क क्या होगा कि मैं इस बार क्या यूज करूंगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करूंगा एम्पेरिकल मास निकालने के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 प्लस 35.5 प्लस 1, दिस इज 60.5। तो जो n की वैल्यू आएगी वो आ रही है 3। हम करेंगे क्या, ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है C2HCl उस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा C6H3Cl3। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ बीकर, at the bottom of a beaker of water. After a time, the color of the ink spreads throughout the water. Explain this observation in terms of kinetic particle theory.
तो देखो डिफ्यूजन हो रही है। अगर मैं एक बीकर के अंदर ब्लैक इंक का एक ड्रॉप डाल के छोड़ दूं, तो जो इंक के पार्टिकल्स हैं दे विल soon spread out throughout the water. Reason, because water particles are in continuous random motion, they will collide with the ink particles and make them spread out throughout the liquid. ठीक है, and this movement from higher concentration to lower concentration is known as diffusion. तो kinetic particle theory से कैसे explain करोगे random movement of water molecules? देखो ink particle will diffuse from a region of higher concentration to lower concentration. ये पूरी डिफ्यूजन की डेफिनेशन है। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, वाटर पार्टिकल्स भी लिख सकते हो। वाटर मॉलिक्यूल्स are moving randomly and collide with ink particles and spread them throughout the water. सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? In the past, ink was made from a mixture of containing iron 2 ions and tannic acid. Describe a test for iron 2 positive ion. देखो टेस्ट फॉर कैटाइंस और टेस्ट फॉर एनाइंस का हमारे पास टेबल है एसिड एंड बेसिस में। आयरन 2 पॉजिटिव आयन का टेस्ट क्या है? हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी साथ इसका टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट आता है। और अगर ग्रीन पीपीटी आ रहे हैं तो इट मींस कि आयरन 2 पॉजिटिव आयन है। एक्वस अमोनिया के साथ भी इसका टेस्ट है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया डालने पे अगर ग्रीन पीपीटी आ रहा है तो इट मींस के आयरन 2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट फॉर आयंस एसिड एंड बेसिस के हैंडआउट में सेकंड लास्ट पेज पे आपको टेस्ट फॉर आयंस का टेबल है। जो बच्चे एटीपी नहीं दे रहे हैं तो याद रखना, देखो अक्सर तुम लोगों का जनरल परसेप्शन ये है कि आप जो टेस्ट फॉर आयंस का टेबल है वो सिर्फ एटीपी के लिए यूज होता है। ऐसा नहीं है। पेपर 2 में तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, उसका पेपर 1 में भी होता है। अभी तो छोटा सा है, अक्सर बहुत बड़ा भी आ जाता है पेपर 2 में, और पेपर 1 में भी 2-3 एमसीक्यूज बना सकता है उसके। एक तो बनता ही है, ठीक है। कभी कभार 2-3 एमसीक्यूज भी मैंने कुछ ईयर्स में देखे हैं उसके। तो वो जो टेबल है, जो लोग एटीपी नहीं दे रहे हैं तो भूल से भी उस टेबल को छोड़ने की मत सोचना, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 में वो टेबल इक्वली इंपॉर्टेंट है, याद करना है। अहमद कुछ पूछ रहे हो आप? सर ये पूछना था कि ये जो आपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं ऑब्जर्वेशन, ये याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल याद करना है। वो जो तो देखो ये टेबल, कौन सा टेबल है? जो टेबल मैं तुम्हें रिकॉल करवा देता हूँ, कहाँ पे है वो टेबल? वो ग्रुप पे भेज देना। भेजा हुआ है हैंड आउट में, मैं दोबारा भेज देता हूँ अगर नहीं मिल रहा तो। ओके। देखो एसिड एंड बेसिस का हैंड आउट निकालना, उसका जो सेकंड लास्ट पेज है, इस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। तो बकायदा सिलेबस के साथ अटैच होता है। टेस्ट फॉर एनाइन, टेस्ट फॉर कैटाइन एंड टेस्ट फॉर गैसेस। ये टेबल आपको याद करना है पूरा, ठीक है। इसमें कह रहे थे इंक डार्कन्स व्हेन यूज्ड ऑन पेपर, दिस इज बिकॉज आयरन 2 आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू आयरन 3 आयंस। मतलब इंक जो है वो आप जब पेपर पे लिख देते हो तो उसके बाद थोड़ी देर बाद डार्क कलर हो जाता है कुछ इंक्स का, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहा है, जो आयरन 2 पॉजिटिव आयंस है
वो ऑक्सीडाइज्ड हो गए टू आयरन 3 पॉजिटिव आयन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयरन 2 पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हो गया है आयरन 3 पॉजिटिव आयंस में बाय लूजिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 प्लस से 3 प्लस हुआ है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा ना, तो ये इसकी आयनिक इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है आफ्टर अ टाइम द इंक फेड्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन व्हिच इज कैटलाइज्ड बाय एसिड। स्टेट हाउ अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द। अच्छा, इसमें घबराना नहीं है, क्या बात लिखी है इसने, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है शो स्टेट हाउ अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है? कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। बस आपने यहाँ पे कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखनी है। कैटलिस्ट increases rate by decreasing एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट उस एनर्जी को कम कर देता है। जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम लोग एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्टेंट से लेके पीक तक की जो एनर्जी होती है उसको हमने लेबल किया हुआ है ना एक्टिवेशन एनर्जी। तो विदाउट कैटलिस्ट, अगर ये अभी जो मैंने बनाई है अगर ये विदाउट कैटलिस्ट है तो विद कैटलिस्ट क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास कम हो जाएगी। तो दिस इज दी ब्लू वाली जो है एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट की अगर पूरी डेफिनेशन पूछेगा ना तो कैटलिस्ट की जो पूरी डेफिनेशन होती है कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन by decreasing the activation energy and does not alter itself। मतलब कैटलिस्ट कभी भी खर्च नहीं होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। वो जैसा इनिशियली आपने डाला था फाइनली भी वो वैसा मिल जाएगा। मतलब वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ मिलकर कुछ नया नहीं बनाएगा। अच्छा जी, पार्ट सी कह रहा है पेपर इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब मुझे नहीं पता सेल्यूलोज क्या है, मतलब केमिस्ट्री वालों को नहीं पता सेल्यूलोज क्या है, लेकिन ये इसने ये बताया सेल्यूलोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो हम पॉलीमराइजेशन में पढ़ेंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हम लोग पॉलीमराइजेशन में जब कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, जब बनाते हैं, जिन्होंने पढ़ लिया उनको बता रहा हूँ, तो आप अनदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का नाम हम लोग जो पढ़ेंगे वो होता है स्टार्च। तो ये हम पढ़ेंगे, लेकिन मुझे सेल्यूलोज नहीं पता। सेल्यूलोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स में होता है, स्टार्च जो होता है वो फूड में होता है। फिर कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपल शुगर्स। जिन लोगों ने पॉलीमराइजेशन पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो पॉलीमर बनता है वो इस तरह का बनता है, सही है, जिसको हम स्टार्च भी कहते हैं। इसको अगर मुझे वापस ब्रेक डाउन करना होता है तो हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। और हाइड्रोलिसिस किससे करते हैं? कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करते हैं इसको। तो हम इसमें लिखते हैं हीट विद कंसंट्रेटेड HCl। देखो आयनिक इक्वेशन वाली इक्वेशन में अगर आप प्रोडक्ट साइड पे नहीं कह रहे हो, आप कह रहे हो रिएक्टेंट साइड पे। अगर हम रिएक्टेंट साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन, अच्छा -1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये ना लिखो, हाँ इस पे मार्क्स मिल जाते हैं, ये भी एक तरीका होता है इक्वेशन लिखने का। लेकिन हम लोग जनरली जो फॉलो कर रहे होते हैं ना, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। लेकिन जो आप बात कह रहे हो वो बात गलत नहीं है, वो सही है। सही है सफा। बिल्कुल मिल जाएंगे भाई। आपके 2 मार्क्स इस पे मिलेंगे कि आपने एक हीट का वर्ड लिखा है और आपने ये कंसंट्रेटेड HCl लिखा है, तो इसके दोनों का एक एक मार्क है। शुगर, देखो शुगर जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना। शुगर तो बेसिकली खुद आपका वो है जो बाबा मोनोमर है, ठीक है, ग्लूकोज शुगर
शुगर्स की तो ब्रॉड कैटेगरी होती है ना, जिसमें आपके पास क्या कहते हैं, फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। अगर आप बायो वाले हो तो आपको ये पता होंगी चीजें। तो शुगर इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च हो गया और सेल्यूलोज हो गया एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, आज की क्लास ना मैं यहाँ पे रुकूंगा। कल वाली क्लास हम थोड़ी सी डेप्थ या इनलाइन करेंगे, लेकिन हम थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे कल वाली क्लास। इस पेपर को हम कल कंप्लीट करेंगे, लेकिन ट्राई करो इस पेपर में जो आगे के क्वेश्चंस हैं एक बार करके बैठो क्लास में, क्योंकि ये पेपर जो है ना रिलेटिवली सिंपल है। बस इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगा है ना अभी तक, वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये वाला क्वेश्चन है। इसकी चीज जो है मैं आपको ना इसके लिखे लिखा आंसर मैं आपको भेज देता हूँ, उसको याद कर लें। अहमद, कल जो है ना हम 10:30 पे ट्राई करते हैं कि क्लास स्टार्ट कर दें हम, ताकि हमें ना थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल जाए, ताकि हम 12 तक भी क्लास 10:30 तक अगर स्टार्ट कर देंगे ना तो 11:30 या 11:45 पे हमारा पेपर हो जाए। अच्छा, अब देखो, पेपर करवाने का मकसद ये नहीं है कि तुम लोगों को एक तो लिखने का तरीका सिखाना है, वो बात सही है। पेपर करवाने का मकसद ये है कि आप ये रियलाइज कर सको कि आपको अभी और कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं दोबारा से, और आपको ये पता लगे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से किससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और उस टॉपिक में कौन सा सब टॉपिक आपको जाके कवर करना है। ऐसे 50 पेपर भी अगर साथ करोगे तो तुम्हारा फायदा कब होगा, जब तुम पेपर करने के बाद तुम्हें जो रियलाइज हो गया है कि मुझे भाई इलेक्ट्रोलिसिस जैसे नहीं आता, तो जाके इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ो, पेपर करने का फायदा होगा अभी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।